हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती अनुराधा तिर्की, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा, कोरबा। आज हम चर्चा करेंगे भारत में असमानता और यह बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 2 का एक चैप्टर है। तो हम आगे देखते हैं भारत में असमानता। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता का जो अर्थ है उसे हम 3 प्रकार की असमानताओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें है पहला आय की असमानता, दूसरा परिसंपत्ति की असमानता, तीसरा है क्षेत्रीय असमानता। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे आय की असमानता इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण देश में व्याप्त आय एवं परिसंपत्ति की असमानता है। देश में गरीबी की समस्या गंभीर तो है, किंतु आय एवं धन की असमानता ने इसे और भी जटिल बना दिया है। हम देखेंगे भारतीय समाज असमानता के अंतर्गत 2 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग है समृद्धिशाली पूंजीपति या धनिक वर्ग भी जिसे हम कहते हैं, या अमीर वर्ग कहा जाता है, और दूसरा वर्ग है निर्धन वर्ग, जिसके पास धन का अभाव है। तो यहाँ हम देखेंगे जो समृद्धिशाली या समृद्ध या धनी वर्ग हैं वे विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं दूसरी ओर करोड़ों जो निर्धन परिवार हैं उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है और वे निर्धनता के कारण अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। निर्धन वर्ग के लोग भूख कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तथा इलाज के अभाव में रोगग्रस्त होकर अपनी दम भी तोड़ देते हैं, और उनके पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर जो अमीर लोग हैं वो आलीशान बंगलों में रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं किस तरह से भारत में असमानता मौजूद है। उसके बाद देखते हैं भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भी समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया है, किंतु व्यवहारिक जीवन में यहाँ व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं देखने को मिलता है। आर्थिक नियोजन का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित रह गया है। आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग अभाव में अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है, और वास्तव में इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं आय एवं धन की व्यापक असमानता। आगे हम देखते हैं भारत में आय की असमानता को मापने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1964 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1952-53 तथा 1956-57 में, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद ने 1960-61, 1964-65, 1975-76 तथा 1994-95 में भारत में व्याप्त आय की असमानता को मापने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं आय की असमानता के कारण। तो आय की असमानता के कारणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। निजी संपत्ति का अधिकार, दूसरा उत्तराधिकारी का नियम, और तीसरा है अन्य कारण। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पहला कारण निजी संपत्ति का अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अतः लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त है, जैसे जमीन, बिल्डिंग, मोटर, कार निजी स्वामित्व प्राप्त होता है। इसके अलावा कारखाने, मशीन, खान, फार्म हाउस, ट्रैक्टर इत्यादि पर भी व्यक्तियों का या कंपनियों का अधिकार होता है। इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो समाज 2 वर्गों में बटा हुआ होता है। पहला है पूंजीपति वर्ग, जिसका संपत्ति व उत्पादन के साधनों दोनों पर स्वामित्व होता है,
और दूसरा है श्रमिक वर्ग, जो अपना श्रम देकर जीवन यापन करता है, ये निर्धन होते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कारण भूमि एवं अन्य भौतिक संपत्ति का स्वामित्व। इसके अंतर्गत पहला देखेंगे भूमि एवं अन्य भौतिक संपत्ति का स्वामित्व। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि व अन्य भौतिक संपत्ति के स्वामित्व के कारण आय की असमानता बढ़ जाती है। और दूसरा है उद्योग व्यापार एवं वास्तविक परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व। तो इसके अंतर्गत देखते हैं आय की असमानता को ये भी बढ़ा देता है। परिसंपत्तियों व उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार होता है उनकी आय तेजी से बढ़ती है। शहरी क्षेत्र में भी असमानता तेजी से बढ़ती है। तीसरा है व्यावसायिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण में अंतर। तो व्यक्तियों की व्यावसायिक ज्ञान प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ा देती है। ये भी व्यक्तियों की आय में असमानता उत्पन्न करती है। संपन्न व्यक्तियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और वे इस तरह से आय अर्जित ज़्यादा कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं निर्धन व्यक्ति हैं तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कम मिलता है। तो इस तरह से इसके कारण भी असमानता फैलती है। असमानता का दूसरा कारण है उत्तराधिकार के नियम। तो इस नियम के अंतर्गत पिता की संपत्ति उत्तराधिकार के अंतर्गत उनके पुत्र पुत्रियों को प्राप्त होता है। तो इसलिए जिनकी संपत्ति अधिक है तो उनके पुत्र पुत्रियों को अधिक संपत्ति मिलती है और दूसरी ओर जिनकी संपत्ति कम है उनके पुत्र पुत्रियों को कम संपत्ति मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं आय की असमानता बढ़ जाती है। वहीं तीसरा कारण अन्य कारण है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अन्य कारण के अंतर्गत हम देखते हैं पहला बेरोजगारी की समस्या। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन ना होना बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है, जो असमानता को और बढ़ा देता है। दूसरा कारण देखते हैं कीमतों में तेजी से वृद्धि, जिसके कारण गरीब वर्ग का वास्तविक आय कम हो जाता है और वहीं उद्योगपति व्यापारी और जो बड़े किसान हैं उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। तीसरा कारण है बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की साख नीति, जिसके अंतर्गत सरकार की जो लाइसेंस नीति है वो उद्योगपतियों के पक्ष में रही है और लघु उद्योगों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। अगला है करों की चोरी। ये भी एक मुख्य कारण है असमानता के। भारत में विषमता को कम करने के लिए प्रगतिशील करारोपण के सिद्धांत को अपनाया गया है, किंतु बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ये आयकर, धन कर, संपत्ति कर की चोरी करते हैं, जिसके कारण असमानता बढ़ती है। अगला है बढ़ता हुआ काला धन। तो देश में काला धन तेजी से बढ़ रहा है। इससे आय की असमानता कभी भी कम नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं असमानता का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है समाज में। तो पहला है निर्धनता में वृद्धि। तो आय की असमानता से निर्धनता बढ़ती है। नेक्स्ट है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष होता है। 3 है आर्थिक शक्ति का साधनों का दुरुपयोग। धनी वर्ग संपत्ति का प्रयोग विलासिता वस्तुओं को उपभोग करने में कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं साधनों का दुरुपयोग होता है। अगला है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में होता है। आगे है कम मजदूरी से कार्य क्षमता एवं उत्पादन में कमी होती है। और लास्ट प्रभाव है विकास के अवसर में असमानता का जो प्रभाव है वो
बढ़ता है। आगे देखते हैं आय की असमानता को दूर करने के उपाय। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला उपाय उत्तराधिकारी का प्रतिबंध। तो उत्तराधिकार को प्रजातांत्रिक देश में समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु इसको नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संपत्ति की जो दर है उसे बढ़ानी चाहिए, अथवा उत्तराधिकार का जो नाम है वो नाम पर नया कर लगा देना चाहिए। और दूसरा है अनुपार्जित आय पर ऊंची दर से कर लगाना चाहिए। इसके अंतर्गत सरकार को अनुपार्जित जो आय है उस पर ऊंची कर की दर लगानी चाहिए और उससे प्राप्त कर को गरीबों के विकास के लिए व्यय किया जाना चाहिए। आगे है एकाधिकारी मूल्यों पर नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत आय की जो असमानता है कम करने के लिए एकाधिकार मूल्य पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे वे अनुचित लाभ ना प्राप्त कर सके। आगे है आवश्यक वस्तु रियायतें कीमतों पर। तो गरीबों के द्वारा उपभोग की जाने वाली जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति रियायत कीमतों पर सरकार को करना चाहिए, जिससे गरीबी की जो वास्तविक आय है वो बढ़ेगी। आगे है अवसरों की समानता। तो इसके अंतर्गत सरकार को शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था गरीबों के लिए करना चाहिए, जिससे विकास की दर बढ़ सके और जो असमानता है वो कम हो सके। अगला उपाय है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो श्रमिकों के लिए दुर्घटना क्षतिपूर्ति, बीमारी लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा लाभ, श्रमिकों के लिए बीमा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे श्रमिकों को लाभ हो सके। अगला है रोजगार कार्यक्रम। तो गरीब लोगों के लिए उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे उनके रोजगार और मजदूरी के रूप में आय निश्चित हो सके। आगे है गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत गरीबों के लिए रियायती कीमतों पर खाद्यान्न की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था, आवास, सड़क, बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे गरीबों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठेगा। और लास्ट उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। तो गरीब परिवारों को बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और वे छोटा परिवार उन्हें निर्धनता से छुटकारा दिला सकता है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। अब देखेंगे असमानता का दूसरा प्रकार, परिसंपत्ति की असमानता। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्ति की असमानता और दूसरा शहरी क्षेत्रों में परिसंपत्ति की असमानता। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्ति की असमानता। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुल परिसंपत्ति का असमान वितरण। तो गाँवों में भी कुछ परिवार हैं जिनके पास अत्यधिक परिसंपत्ति है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में कुछ का जीवन व्यतीत जो है वो उनके पास कुछ भी परिसंपत्ति नहीं होता है। तो इस तरह से वहाँ असमानता देखने को मिलता है। वहीं अगला है भूमि के वितरण में असमानता। तो हम देखते हैं कि कुछ परिवार हैं जिनके पास भूमि का बहुत ज़्यादा क्षेत्र उनके पास होता है, वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र के स्वामी होते हैं, और कुछ परिवार ऐसा होता है उनके पास भूमि नहीं होता है, वे मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिसंपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता है। वहीं अब देखेंगे शहरी क्षेत्र में परिसंपत्ति की असमानता। इसके बाद देखते हैं तो भारत में केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्रों में भी संपत्ति की असमानता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
इसके अंतर्गत भी दो तथ्यों का हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है भवन संपत्ति का स्वामित्व। तो शहर में संपत्ति के वितरण की जो असमानता है वो बहुत अधिक है। और दूसरा है शेयर संपत्ति का स्वामित्व। तो देखते हैं इस मामले में भी असमानता पाई जाती है। कुछ ही लोग हैं जिनके पास शेयर संपत्ति है, शेयर संपत्ति का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथों में होता है। तो ये है असमानता। असमानता का तीसरा प्रकार है क्षेत्रीय असमानता। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न राज्यों के बीच हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक असमानता पाई जाती है। उसी क्रम में हम देखते हैं पहला प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है पंजाब में, और सबसे कम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। दूसरा देखिए राज्य के घरेलू उत्पाद। दूसरा है राज्य के घरेलू उत्पाद दर। इसके अंतर्गत देखते हैं तो सबसे अच्छी स्थिति में है कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इस तरह से हम देखते हैं वार्षिक वृद्धि दर यहाँ अधिक है। अब आगे देखते हैं शहरीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, और वहीं सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगला है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर भी देखें तो सबसे अच्छी स्थिति है केरल, कम शिशु मृत्यु दर है यहाँ केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक। जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में शिशु मृत्यु दर अधिक है। आगे देखते हैं साक्षरता का प्रतिशत। सबसे साक्षर राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। आगे है जीवन प्रत्याशा आयु। तो सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है केरल और सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है मध्य प्रदेश एवं आसाम। आगे देखेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के आधार पे भी हम देखते हैं केरल सबसे आगे है और सबसे कम है लिंगानुपात हरियाणा। वहीं देखते हैं पेयजल की व्यवस्था। तो पेयजल की व्यवस्था सर्वाधिक उपलब्धता देखें तो यहाँ भी असमानता देखने को मिलता है। पंजाब में सर्वाधिक पीने की व्यवस्था की गई है, वहीं केरल में यह सुविधा सबसे कम है। अगला है बिजली व्यवस्था। चूँकि बिजली उपभोग भी बोल सकते हैं तो पंजाब सर्वाधिक उपभोग करने वाला राज्य है, तो वहाँ सर्वाधिक बिजली की व्यवस्था है और सबसे कम बिजली व्यवस्था असम राज्य में है। आगे है सिंचाई की सुविधा। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पंजाब, यहाँ सर्वाधिक सिंचाई व्यवस्था है और सबसे कम केरल और असम राज्य है। आगे हम देखते हैं अधोसंरचना। इसके अंतर्गत देखते हैं तो सर्वाधिक अधोसंरचना पंजाब में और सबसे कम मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे देखेंगे बैंक साख में हिस्सा। तो इसके अंतर्गत देखते हैं महाराष्ट्र है सबसे आगे और सबसे पीछे है असम राज्य। अब पक्का मकान की स्थिति देखते हैं तो इसके अंतर्गत पंजाब की स्थिति अच्छी है और सबसे खराब स्थिति है असम राज्य की। आगे देखेंगे औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास से भी देखते हैं राज्य में असमानता है। भारत के विभिन्न राज्य हैं जहां औद्योगिक विकास हुआ है और यहां पर क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलती है। एक राज्य है वहां भी एक क्षेत्र में हम देखते हैं औद्योगिक विकास हुआ है, दूसरा क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब।
और शेष जो राज्य हैं वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और लास्ट में हम देखते हैं निर्धनता। तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत सबसे कम पंजाब में है, यहाँ गरीबी की रेखा जीवन यापन करने वाले कम हैं। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा देखते हैं हम, बिहार राज्य, मध्य प्रदेश, असम, इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अधिक हैं। तो ये हम देख रहे थे भारत में असमानता